सभी साथियों को नमस्कार। साइकोलॉजी की इस क्लास में आज अपन फिर से देखेंगे महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। जो इस टाइप के प्रश्न है वो परीक्षाओं में अक्सर आते हैं और इसी परीक्षा पैटर्न के अनुसार सवाल आने वाले हैं एग्जाम में। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, यदि एक बालक कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाता है तो वह है। ऑप्शन ए अपचारी बालक, ऑप्शन बी पिछड़ा बालक, ऑप्शन सी मंदबुद्धि बालक, ऑप्शन डी है असामान्य बालक और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो ऐसा बालक है जो कक्षा में औसत कार्य नहीं कर पाता है, मतलब है सामान्य बालकों के समान उसका जो प्रदर्शन है वो नहीं होता है, होमवर्क वगैरह है या जो भी सामान्य कार्य कक्षा में समझाए जाते हैं वो उस बालक से नहीं होते हैं, औसत कार्य नहीं कर पाता है, तो ऐसे बालक को क्या बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी पिछड़ा बालक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पिछड़ा बालक। अगला प्रश्न है, विद्यालय से पलायन करने वाले बालक के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि है। मतलब जो विद्यालय से जो पलायन कर जाते हैं, जो ऐसे बालक जो विद्यालय में पढ़ने नहीं आते, भाग जाते हैं विद्यालय से, ठीक है, तो इनके अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? ऑप्शन ए है केस स्टडी विधि, ऑप्शन बी प्रश्नावली विधि, ऑप्शन सी आत्मनिरीक्षण विधि, ऑप्शन डी में है प्रयोगात्मक विधि और ऑप्शन ई है अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए केस स्टडी विधि। केस स्टडी विधि द्वारा इस प्रकार के बालकों का अध्ययन है वो करके उनकी जो भी समस्याएं हैं उनसे उसको मुक्त किया जा सकता है या उन समस्याओं का उपचार किया जा सकता है। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, अच्छे समायोजन की विशेषता है। ऑप्शन ए संवेगात्मक अस्थिरता, ऑप्शन बी सहनशीलता, ऑप्शन सी अनियमित दिनचर्या, ऑप्शन डी में है आत्मविश्वास में कमी और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी सहनशीलता। देखो संवेगात्मक अस्थिरता नहीं होगी विशेषता, यदि यहाँ पे संवेगात्मक स्थिरता आता तो वो अच्छे समायोजन की विशेषता होती है, पर यहाँ पे अस्थिरता है इसलिए संवेगात्मक रूप से अस्थिर नहीं होता है। यदि कोई व्यक्ति संवेगात्मक रूप से अस्थिर है तो वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगा अपने आप में, है ना, वो असमायोजित होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन ए है गुणात्मक, ऑप्शन बी है निदानात्मक, ऑप्शन सी है परिणात्मक और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। मतलब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो गुणात्मक मूल्यांकन करना होता है, निदानात्मक मूल्यांकन और परिणात्मक, तीनों ही प्रकार का होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। ऑप्शन ए अलगाव से, ऑप्शन बी भीड़ से, ऑप्शन सी में है संपर्क से, ऑप्शन डी में श्रव्य दृश्य सामग्री से और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो सामाजिक अधिगम देने वाले थे अपने बांडुरा, और बांडुरा ने सामाजिक अधिगम का मतलब होता है बच्चा जो समाज से किस प्रकार से सीखता है। तो यहाँ पे बात समाज की आ रही है, तो समाज में वो अपने परिवार के सदस्यों के अलावा समाज के अन्य सदस्यों के जब संपर्क में आएगा तो उसका अधिगम प्रारंभ होगा। तो सामाजिक अधिगम के अनुसार इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी संपर्क से, है ना, सामाजिक अधिगम है वो संपर्क से शुरू होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट गेने ने अधिगम की कितनी परिस्थितियां बताई है। तो ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी में है 6, ऑप्शन सी में है 7, ऑप्शन डी में है 8 और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो रॉबर्ट गेने की जो अधिगम सोपानी की है उसमें उन्होंने 8 स्थितियां बताई थी। कुल कितनी स्थितियां बताई थी? 8 स्थितियां बताई थी, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 7वां, संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास करना चाहिए, है ना। यदि बालक होता है वो संवेगों पर कंट्रोल नहीं रख पाता है तो संवेगों पर किस प्रकार से नियंत्रण कर पाना है, तो इसके लिए बालकों को किसका अभ्यास कराना चाहिए या करना चाहिए। ऑप्शन ए है आत्मचेतना का, ऑप्शन बी है आत्म प्रेरणा का, ऑप्शन सी है आत्म नियंत्रण का, ऑप्शन डी है आत्मानुभूति का और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी आत्म नियंत्रण का। आत्म मतलब खुद पर,
है ना, खुद की इच्छा शक्ति, क्रोध वगैरह जो संवेग उत्पन्न होता है उन पर नियंत्रण करने का उनको अभ्यास कराना चाहिए। अगला प्रश्न है, वर्तमान में सर्वोत्तम माना जाने वाला व्यक्तित्व के प्रकारों का वर्गीकरण किसकी देन है? मतलब है व्यक्तित्व को अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया है, लेकिन इनमें से जो सर्वमान्य जो वर्गीकरण दिया गया है, ठीक है, वो किसका है? तो उसका आंसर देना है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है आलपोर्ट की, ऑप्शन बी है सेल्डन की, ऑप्शन सी है जुंग की, ऑप्शन डी है स्किनर की और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो सर्वोत्तम व्यक्तित्व का वर्गीकरण देने वाले हैं तो वो है आपके युंग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। युंग या जुंग जो भी इनका नाम है, ठीक है, युंग भी होता है और जुंग भी होता है। तो इन्होंने जो है वो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी प्रकार का जो वर्गीकरण है वो प्रस्तुत किया था व्यक्तित्व का। अगला प्रश्न है, 9वां क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति किस फार्मूले पर आधारित है? जो नई शिक्षा नीति 2020 है उसका फॉर्मूला क्या है? ऑप्शन ए 10+2, ऑप्शन बी 10+2 + 3 + 3, ऑप्शन सी 5 + 3 + 3 + 4, ऑप्शन डी 5 + 3 + 2 + 4 और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी 5 + 3 + 3 + 4 पर आधारित है। अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन है, मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया? मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम, है ना, आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत कह सकते हैं, तो ये किसने दिया? ऑप्शन ए है मैस्लो, ऑप्शन बी पावलोव, ऑप्शन सी थार्नडाइक, ऑप्शन डी गिलफोर्ड और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैस्लो। एब्राहम मैस्लो ने मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत दिया था। तो इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।